चलिए देखिए, विद्युत सेलों के संयोजन में हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ चुके हैं, समांतर क्रम संयोजन पढ़ना है। ठीक है, तो दूसरा जो इसका भाग है विद्युत सेलों के संयोजन का, वो है समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, विद्युत सेलों को समांतर क्रम में कैसे जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, सेलों के संयोजन में हम करेंगे क्या। जैसे हम आपको पहले भी बता दिए थे कि मान लीजिए आपके पास ये सेल है, ये वाला सेल जिसका ये वाला टर्मिनल होता है पॉजिटिव और ये वाला होता है। इसी तरह से मान लीजिए आपके पास कई सेल हैं, ठीक है, कई सेल आपके पास हैं ऐसे, और आपको इन सेलों को समांतर क्रम में क्या करना है, जोड़ना है। तो आपको करना क्या है, सभी सेलों का जो पॉजिटिव टर्मिनल है धन वाला, उसको एक बिंदु पे जोड़ दीजिए और सभी के नेगेटिव टर्मिनल को, ऋण सिरे को एक बिंदु पे जोड़ दीजिए। और ये इसके अंदर ये सेलों का क्या है, आंतरिक प्रतिरोध है। ठीक है, फिर लास्ट में इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ला करके किसी बाह्य प्रतिरोध या किसी उपकरण से क्या करें, तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है वो कहलाता है समांतर क्रम संयोजन। ये सेलों के समांतर क्रम का संयोजन है। लेकिन ये तो देखिए आपको बताया गया है सेलों को कैसे जोड़ना है, लेकिन जब इसको हम सर्किट में दिखाएंगे, ठीक है, तो इस तरह का सेल नहीं बनाएंगे। सर्किट में हम क्या करेंगे, इन्हीं सेलों को देंगे, एक बड़ी लाइन और एक जो बड़ी लाइन है वो पॉजिटिव वाला और जो छोटी लाइन है वो, और ये हो गया इनका आंतरिक प्रतिरोध। अब ये एक सेल, ये एक सेल हो गया। सर्किट में इस सेल को ऐसे दिखाया जाता है। एक दूसरा सेल हम ले लें अगर इस तरह से, एक दूसरा सेल इस तरह से, ये भी इसका आंतरिक प्रतिरोध है। ठीक, इसी तरह से हम n सेल को समांतर क्रम में जोड़ सकते हैं। देखिए इसके बीच में हम ऐसे डॉट डॉट कर दें, डॉट डॉट का मतलब कई सेल हैं समांतर क्रम में, और लास्ट में n सेल हमने क्या किया, जोड़ दिया। अब आपको समझ में आ गया। हमने कहा कि सभी सेलों के पॉजिटिव को एक पॉइंट पे जोड़ना है, तो इनके भी सभी जो पॉजिटिव टर्मिनल हैं इनको क्या करेंगे, एक पॉइंट पर जोड़ देंगे। हाँ देखिए, इन सभी के पॉजिटिव टर्मिनल को हम किसी एक पॉइंट पर ला करके इनको ऐसे जोड़ दे रहे हैं, ऐसे। ठीक, बीच में और भी सेल है, हम चाहें तो एक सेल और बीच में दिखा दें, और ऐसा डॉट डॉट है, डॉट डॉट का मतलब अन्य सेल लगे। ठीक है, ऐसे। ठीक, इधर क्या करना है, सबके नेगेटिव को एक जगह जोड़ देना है, इस तरह से। ठीक है, फिर लास्ट में इस पॉइंट को और इस पॉइंट को किसी बाह्य प्रतिरोध R या किसी उपकरण, कोई भी यहाँ उपकरण लगाएंगे तो उसका प्रतिरोध होगा, तो हम उसकी जगह, उपकरण की जगह प्रतिरोध लिख देते हैं। ठीक है, इससे हमने इसको जोड़ दिया। तो ये हो गया सेलों का समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, मान लेते हैं कि जो सेल हैं उन सबका अपना अपना विद्युत वाहक बल है। एक सेल का विद्युत वाहक बल E, तो इसका भी E, इसका भी E और इसका भी E, सबका आंतरिक प्रतिरोध R। ठीक है, ऐसे।
और ये बाह्य प्रतिरोध R है। तो सभी सेल मिलकर के सर्किट में धारा को क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे। उस धारा का मान कब अधिक होगा, कब कम होगा, वो चीज आगे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आप जब समझिए सेलों का समांतर क्रम संयोजन होता क्या है। जितने भी सेल, इस क्रम में ध्यान रखिएगा, समांतर क्रम में जितने भी सेल जुड़े होंगे सबका धन सिरा एक बिंदु पर और सबका ऋण सिरा दूसरे बिंदु पे जुड़ा होता है, ठीक है। तो इस तरह के संयोजन को हम क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। यहां लिखेंगे जब या इस क्रम में, किस क्रम में, समांतर क्रम, इस क्रम में जुड़े सभी सेलों के धन टर्मिनल को एक बिंदु पर तथा ऋण टर्मिनल को किसी दूसरे बिंदु पर क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। समझ में आई बात। जब भी समांतर क्रम में सेलों को जोड़ेंगे तो जितने भी सेल समांतर क्रम में होंगे सबका पॉजिटिव टर्मिनल यानी धन सिरा एक बिंदु पर और सबका ऋण सिरा दूसरे बिंदु पर क्या करेंगे, जोड़। मान लेते हैं कि हमारे पास n सेल हैं, माना n सेल, जिनमें प्रत्येक का क्या, विद्युत वाहक बल कितना है, E वोल्ट, विद्युत वाहक बल E वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध क्या है, R ओम है। हमने सेल लिया कितना, n, कितना सेल, n सेल, ठीक है। और जितने सेल लिया, अगर सेल है तो सेल का अपना विद्युत वाहक बल ही होगा, बिना विद्युत वाहक बल का सेल हो ही नहीं सकता और बिना प्रतिरोध का नहीं हो सकता। तो अगर सेल है तो उसका विद्युत वाहक बल भी होगा, उसका आंतरिक प्रतिरोध भी होगा। तो हमने n सेल लिया, सबका विद्युत वाहक बल E वोल्ट और सबका आंतरिक प्रतिरोध R ओम, ठीक है, ओम है। सभी सेल चित्रानुसार समांतर क्रम में वाह प्रतिरोध R से क्या है, जुड़े। यहां तक क्लियर है। n सेल लिया, सबका विद्युत वाहक बल E, सबका आंतरिक प्रतिरोध R और सबको क्या किया, समांतर क्रम में वाह प्रतिरोध R से जोड़ दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि n सेल समांतर क्रम में है और सबका विद्युत वाहक बल E है, तो कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा, ध्यान रखना। सेलों का कुल विद्युत वाहक बल, तो अगर एक सेल का विद्युत वाहक बल E है और n सेल समांतर क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी नहीं समांतर में जुड़े हैं,
तो सबका विद्युत वाहक बल कितना रहेगा? E ही रहेगा। क्यों? क्योंकि समांतर क्रम में वोल्टेज क्या होता है? बराबर होता है। अगर एक का विद्युत वाहक बल E है तो सबका E ही रहेगा। अगर यही श्रेणी क्रम में होते तब NE हो जाता। समझ में आई बात? लेकिन जब समांतर क्रम में होंगे तो समांतर क्रम में वोल्टेज क्या होता है? सबका बराबर होता है। तो सबका विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा? E। उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अच्छा, सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध, सेलों का कुल क्या आंतरिक प्रतिरोध। अब यहां पर ध्यान देना, कुल आंतरिक प्रतिरोध हमको निकालना है तो ध्यान दो, ये सभी किस क्रम में है? श्रेणी। तो आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? 1/R बराबर 1 प्लस प्लस इस तरह से कितने सेल हैं? ठीक, तो 1/R बराबर, देखो सबका R है, सबका R क्या है? क्योंकि जितने सेल है सबका प्रतिरोध क्या? आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। तो सबका हर बराबर है तो एक 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 को n बार जोड़ोगे तो क्या आएगा? n। तो 1/R बराबर हो गया n/r, 1/R बराबर हो गया n/r। तो r बराबर क्या हो जाएगा? तो ये पलट जाएगा, तो r/n। समझ में आई बात? तो ये सभी सेलों का कुल जो प्रतिरोध होगा वो कितना होगा? R/n। समझ में आई बात? जितने भी सेल हैं सब समांतर क्रम में है। समांतर क्रम के सूत्र पे R1 R2 R3 का मान R n बार रखेंगे तो n/r हो जाएगा, और जब केवल R निकालोगे तो R/n हो जाएगा। यानी सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध हो गया R/n। ये सेलों का केवल प्रतिरोध है, परिपथ का नहीं है। जब परिपथ की बात करेंगे तो ये भी उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। अब लिखेंगे परिपथ का कुल क्या चीज? प्रतिरोध। तो परिपथ का जब कुल प्रतिरोध कहेंगे तो पहले तो आंतरिक प्रतिरोध इतना है और ये हो गया बाह्य प्रतिरोध। ये हो गया परिपथ का कुल प्रतिरोध। बाह्य नहीं, बाह्य प्रतिरोध केवल R है, और ये अब इसके प्रतिरोध में क्या होगा? जुड़ जाएगा, तो इस पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध इतना हो जाएगा। पहले सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध निकाला R/n, इन सेलों का, फिर बाद में ये भी परिपथ में आएंगे तो ये भी आ जाएगा उसमें, तो ये भी उस प्रतिरोध में क्या होगा? जुड़ जाएगा, तो कुल प्रतिरोध हो जाएगा परिपथ का R/n प्लस R। ये हो गया परिपथ का कुल प्रतिरोध। और कुल विद्युत वाहक बल कितना है? तो धारा कितना होगा? परिपथ में प्रवाहित क्या? धारा। तो धारा I बराबर होता है कुल विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध, यही होता है। अब देखो I बराबर दिख रहा है ना, कुल विद्युत वाहक बल क्या है और कुल प्रतिरोध कितना है? R/n प्लस n का गुणा हो जाएगा इसमें और n ऊपर चला जाएगा तो I बराबर हो जाएगा, I ऊपर चला जाएगा तो NE और नीचे हो जाएगा R प्लस n R। समझ में आई बात? ये हो जाएगा परिपथ में प्रवाहित कुल धारा। इस परिपथ में सभी सेल मिल करके जो धारा देंगे उस धारा का मान कितना होगा? ये वाला दिख रहा है ना? इसको हमने कहा इसमें गुणा करिए R में और n को ऊपर ले जाइए तो क्या हो जाएगा? I बराबर NE बटा R प्लस n। समझ में आ गया? ये हो गया परिपथ, इस सभी सेल मिल करके इस परिपथ में इतना धारा प्रवाहित करेंगे। क्लियर? अब ये देखना है कि ये धारा कब अधिक होगा और कब कम होगा। ठीक है, इसके लिए देखिए
समझिएगा। नंबर 1, यदि यदि स्मॉल आर लेस देन एन आर, मतलब समझो कि ये जो आंतरिक प्रतिरोध है सेलों का, अगर वो प्रतिरोध बाहर के प्रतिरोध से क्या हो, कम हो, क्या हो, कम हो, बहुत कम हो, कम नहीं, डबल लेस देन है, मतलब बहुत कम। तो जब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से बहुत कम हो तो आंतरिक प्रतिरोध को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। इसमें से आंतरिक प्रतिरोध को जब निकाल देंगे तो I बराबर क्या आएगा, NE/N, ये बचेगा N से N, तो I बराबर, अब ये जो धारा है वो कितने के बराबर है, एक सेल के धारा के। ये कितने के बराबर है, एक सेल के धारा के। समझ में आई बात? यानी इन सभी सेलों को समांतर क्रम में जोड़ने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि सभी सेल मिल करके एक सेल के बराबर धारा देंगे। समांतर क्रम की बात मैं बोल रहा हूं। अगर समांतर क्रम में जुड़े हुए सभी सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाहर के प्रतिरोध के तुलना में बहुत कम हो तो ऐसे कंडीशन में सभी सेल मिल करके एक सेल के बराबर धारा देंगे। तो इतने सेलों को जोड़ने से कोई फायदा नहीं है, एक ही सेल से काम होगा, क्योंकि जब सब मिल के एक ही के बराबर धारा दे रहे हैं तो सब जोड़ने की जरूरत क्या है, एक ही सेल से धारा ले लो। ठीक है, ये ध्यान जरूर देना, लिखेंगे। इस स्थिति में सभी सेल मिलकर एक सेल के बराबर धारा क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे। समझ में आई बात? अगर सभी सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से कम होगा तो सभी सेल मिल करके एक सेल के बराबर धारा देंगे। ठीक, लेकिन अगर सोचिए दूसरा पॉइंट इसका, अगर ये सोचिए कि जो बाहर जो प्रतिरोध है NR, अगर वो आंतरिक प्रतिरोध से क्या हो, कम हो, बाहर वाला अगर प्रतिरोध सेल के आंतरिक प्रतिरोध से क्या हो, कम हो, तो NR को क्या करेंगे, छोड़ देंगे इस समीकरण में से NR को। तो आपके पास क्या बचेगा, NE/स्मॉल, यही बचेगा ना, ये तो छूट गया। अब ये जो धारा आ रही है वो कितनी आ रही है, ये एक सेल की धारा है, यहाँ भी ये एक सेल की धारा है, तो यहाँ तो सभी सेल मिलके एक सेल के बराबर धारा दिए, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, सभी सेल मिल करके एक सेल से जो धारा मिलेगी उसका N गुना धारा देंगे। ठीक, मतलब अगर 4 सेल समांतर क्रम में जुड़े होंगे तो धारा 4 गुना हो जाएगी। 5 सेल अगर जुड़े हैं समांतर क्रम में तो धारा कितनी गुनी हो जाएगी, 5 गुनी। लेकिन ये तब होगी जब इन सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से अधिक होगा। ठीक है, ध्यान रखना, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में धारा के अधिकतम होने की स्थितियां जो है ठीक एक दूसरे के उल्टा है। यहाँ पर अगर आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से कम है तो धारा एक सेल के बराबर धारा देगी, और श्रेणी क्रम में इसका उल्टा है। श्रेणी क्रम में क्या है कि यदि आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध के तुलना में अधिक है, यानी बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध से कम है, तो धारा एक सेल से जो धारा मिलेगी उसकी N गुनी देगी। लेकिन यहाँ उसका उल्टा हो रहा है, इस चीज को ध्यान में रखना। तो यहाँ पे धारा क्या हो गई, एक सेल से जो धारा मिलेगी उसकी N गुनी। यहाँ लिखेंगे इस स्थिति में सभी सेल मिलकर क्या करेंगे, मिलकर एक सेल से
यहाँ लिख दे रहे हैं प्राप्त, यहाँ लिख लो, इस चीज को यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान समझना। इस स्थिति में इस स्थिति में सभी सेल मिलकर एक सेल से प्राप्त धारा का n गुना धारा प्रवाहित करेंगे। समझ में आई बात? अगर आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से बड़ा है तो धारा कितनी गुनी हो जाएगी? n गुनी। लेकिन अगर आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से कम है तो सभी सेल एक सेल के बराबर धारा लेंगे। अब हमें देखना है कि धारा कम चाहिए कि अधिक। अगर आपको समांतर क्रम के थ्रू सेलों को समांतर क्रम में जोड़कर यदि आपको धारा का मान कम प्राप्त करना है तो समांतर क्रम में ऐसे सेलों का इस्तेमाल कीजिए जिनका आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से कम हो। ठीक, तो जब आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से कम होगा तो सभी सेल एक सेल के बराबर धारा देंगे। लेकिन अगर आपको धारा ज्यादा प्राप्त करना है समांतर क्रम से तो ऐसे सेलों का इस्तेमाल करें जिनका आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से क्या हो? अधिक हो, तो धारा n गुनी हो जाए। समझ में आ गई बात? तो ये दो क्रम हो गए सेलों के संयोजन का। एक श्रेणी क्रम हमने कल पढ़ लिया और ये आपका समांतर क्रम संयोजन है। एक संयोजन और बचा है, वो है मिश्रित क्रम संयोजन, तो उसकी भी हम चर्चा कर लेंगे। फिलहाल इसको नोट कर लीजिए।